दोस्तों, आपने कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज जो क्राइम स्टोरी हम लेकर आए हैं ये ना सिर्फ एक दिल दहलाने वाली वारदात है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति और न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और मैं आपसे सच कहूँ तो जब मैंने इस केस की डिटेल्स पढ़ी तो मेरी भी रूह कांप गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि यहाँ सवाल उठा, क्या सच में हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं? ये है अन्ना यूनिवर्सिटी केस, अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। कौन थे इसमें शामिल? इस केस के 3 अहम चेहरे हैं। आरोपी ज्ञान शेखरन, जो इस पूरी घटना का अकेला गुनहगार निकला। पीड़िता अन्ना यूनिवर्सिटी की एक 19 वर्ष की छात्रा जिसने अपनी हिम्मत से शिकायत दर्ज कराई। और जज एम राजलक्ष्मी, चेन्नई की महिला अदालत से, जिन्होंने इस केस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके अलावा शामिल हुए ऑल वुमेन स्टेशन कोट्टुपुरम, जहां शिकायत दर्ज हुई। मद्रास हाई कोर्ट, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल ऑल वुमेन एसआईटी गठित की। और अन्ना यूनिवर्सिटी खुद, जिसके कैंपस में ये सब घटा। क्या हुआ था उस रात? ये पूरी घटना होती है 23 दिसंबर 2024 की शाम, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के कैंपस के अंदर। लगभग शाम के 6 बजे एक 19 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चैट पर बात कर रही थी। लड़के ने कहा, क्या हम उसी जगह फिर से मिल सकते हैं जहाँ पिछली बार मिले थे? लड़की ने बिना डरे हामी भर दी। दोनों ने तय किया रात 8 बजे कैंपस के एक खंडरनुमा बिल्डिंग के पास मिलेंगे। ये जगह ऐसी थी जहां रात के समय न गार्ड होते थे और ना ही कोई और स्टूडेंट, इसलिए बहुत से कपल यहां चोरी छिपे मिलते थे। लेकिन उसी जगह के आसपास एक आदमी बिरयानी का ठेला लगाता था, जो सब जानता था कि यहाँ रात में लड़के लड़कियां मिलते हैं। और उसी आदमी ने उस रात को वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेल। जैसे ही दोनों 8 बजे मिले, वो ठेले वाला छुपकर ऊपर से उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। कपल को अंदाजा भी नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। रिकॉर्डिंग के बाद वो नीचे आया और अचानक उस लड़के से उलझ गया। लड़की ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ठेले वाले ने खुद को यूनिवर्सिटी का स्टाफ मेंबर बताकर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने और ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कराने की धमकी दी और बोला, तुम दोनों जो हरकत यहाँ कर रहे थे वो सब मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर कुछ कहा तो इसे भी वायरल कर दूंगा। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि समाज में लड़की पर ही इल्जाम लगता है, लड़के पर नहीं। बॉयफ्रेंड का भागना। ठेले वाला लगातार उस लड़के को पीटने लगा। लड़के ने थोड़ी देर सहा, लेकिन अचानक वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर भाग गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसने वादे किए थे साथ निभाने के, वो मुश्किल समय में भाग खड़ा हुआ। लड़की बार बार चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन अब वो अकेली थी। असली वारदात। ठेले वाला, जिसका नाम था ज्ञान शेखरन, जिसका पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और ये पहले भी कई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, लड़की के पास आया और बोला, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की ने बहुत हाथ पैर मारे, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो अकेली उस दरिंदे से खुद को बचा नहीं पाई। उस रात उसने सारी हदें पार कर दी। लड़की के साथ बार बार किया और जाते जाते धमकी देकर बोला, अगर किसी को बताया तो तेरा अंजाम और भी बुरा होगा। इसके अलावा उस लड़की का फोन नंबर ले लिया और कहा, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। सोचने वाली बात ये है कि जिस कैंपस की बिल्डिंग में ये घटना हुई, उसी के पास राजभवन और आईआईटी मद्रास है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और कैसे ये आरोपी, जिस पर रेप और लूटपाट के कई केस दर्ज हैं, खुलेआम इस यूनिवर्सिटी कैंपस में इतने दिनों से घूम रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस और यूनिवर्सिटी के पास इस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो? ये अपने आप में जांच का विषय हो सकता है। कोलकाता केस की तरह ही इस आदमी के भी यूनिवर्सिटी और पुलिस में लिंक हो, जिसकी वजह से इसे कोई खुलेआम घूमने से नहीं रोक सका। लड़की की बहादुरी। लेकिन दोस्तों, यहाँ लड़की ने कमाल की हिम्मत दिखाई। उसने चुप रहने के बजाय पहले अपने परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी दी और फिर अगले ही दिन अपने परिवार और कॉलेज के सहयोग से सीधे ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन कोट्टुपुरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया
दिया और 25 दिसंबर 2024 को ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया गया। हैवान था ज्ञान शेखरन। दरअसल पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज्ञान शेखरन के ऊपर 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा उसके खिलाफ लूटपाट समेत 15 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी के मोबाइल में कई और लोगों के भी आपत्तिजनक वीडियो हो सकते हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल ड्रामा तो अब शुरू हुआ। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार हुआ, सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर वायरल हुई, जहां ये सीधे रूलिंग पार्टी के एक बड़े नेता के साथ खड़ा था। इसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति हिला दी। लोग सवाल करने लगे, क्या यही वजह है कि अपराधी इतने हिम्मती होते हैं, क्योंकि उन्हें नेताओं और अफसरों का साथ मिलता है। इस मामले में विपक्ष ने भी रोटियां सेकना शुरू कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे एक पत्रकारी का कनेक्शन सीधे सत्ता के लोगों से है। दरअसल तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने शुक्रवार को सुबह राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खुद को 6 बार कोड़े मारे। उन्होंने कहा कि आरोपी डीएमके का नेता है, उसे बचाया जा रहा है। उन्होंने कोयम्बटूर में कहा, जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, मैं कोई फुटवियर नहीं पहनूंगा। उन्होंने भगवान मुरुगन के सभी 6 धामों में जाने के लिए 48 दिनों के उपवास की भी घोषणा की। इस शिकायत के बाद पूरा सिस्टम हिल गया, क्योंकि अगले ही दिन 26 दिसंबर को उस लड़की की पहचान लीक हो गई। अब मामला सिर्फ अपराध का नहीं था, बल्कि वुमेन सेफ्टी और प्राइवेसी का भी सवाल था। मद्रास हाई कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया, एक ऑल वुमेन एसआईटी बनाई जाए ताकि जांच में किसी तरह का पक्षपात ना हो। एसआईटी की जांच और चार्जशीट। एसआईटी ने लगातार 2 महीने की जांच की। 14 फरवरी 2025 को उन्होंने 100 पेज की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में आरोपी पर 11 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ। बीएनएस की धारा 64(1), आपराधिक अतिक्रमण 329, गलत तरीके से रोकना 126(2), अपहरण 87, विभिन्न यौन अपराध 75 और 76, धमकी देना 351(3), सबूत मिटाना 238(b), आईटी एक्ट की धारा 66, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने पर, और तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक कानूनी जाल था जिसमें आरोपी पूरी तरह फंस चुका था। कोर्ट ट्रायल और सजा। 7 मार्च 2025 को केस ट्रांसफर हुआ। महिला अदालत में सुनवाई चली, सबूत पेश हुए, गवाहियों ने आरोपी के हर झूठ को तोड़ दिया। और फिर आया वो दिन 28 मई 2025 जब आरोपी सभी 11 धाराओं में दोषी पाया गया। सिर्फ 4 दिन बाद 2 जून 2025 जज एम राजलक्ष्मी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी को गैर जमानती आजीवन कारावास और 90,000 का जुर्माना। और ये साधारण आजीवन कारावास नहीं था, बल्कि कम से कम 30 साल जेल में रहना अनिवार्य होगा, यानी कि वो कभी भी आसानी से छूट नहीं पाएगा। इस केस का असर दोस्तों, इस केस का असर सिर्फ पीड़िता और आरोपी तक सीमित नहीं रहा। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला, लेकिन हमेशा के लिए रह गया जख्म। आरोपी का पूरा जीवन और परिवार तबाह हो गया। अन्ना यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा पर दाग लगा। अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट एक बार इसकी सुरक्षा के बारे में जरूर सोचेगा। और सबसे बड़ा असर, पूरे देश में महिला सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया पर विश्वास मजबूत हुआ। लोगों ने महसूस किया कि अगर हिम्मत दिखाई जाए तो न्याय जरूर मिलता है। सवाल जो अभी भी बाकी हैं, लेकिन दोस्तों आज भी सवाल वही है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाकई सुरक्षित हैं? क्या हमारी बहन बेटियां अपने ही कैंपस में सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? क्योंकि हर महीने हर हफ्ते ऐसी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। अन्ना यूनिवर्सिटी केस सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के बीच भी अंधेरा और खतरा मौजूद है। तो दोस्तों ये थी अन्ना यूनिवर्सिटी केस की सच्चाई। आपकी क्या राय है? क्या लड़कियां आज भी अपने ही कॉलेज कैंपस में खतरे में हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही केस सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और दहशत डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।